क्राउस ने अपनी सूट की उंगली से धुएं के रूप में अपना कुछ अंश बाहर निकाला और उसे उस टूथ फेरी के अंदर डाला। देखते ही देखते वो टूथ फेरी जीवित हो उठा। क्राउस का उस टूथ फेरी के दिमाग पर पूरा कंट्रोल था। उसने टूथ फेरी से उगलवाया कि ऑक्शन हाउस में लाए जाने से पहले वो किसी मार्केट में था जहाँ ट्रोल भाषा बोली जा रही थी। ये सुराग देकर टूथ फेरी दोबारा मौत की नींद सो गया। टूथ फेरी की बातें सुनकर क्राउस ने कहा, यह टूथ फेरी जिस जगह की बात कर रहा था, कहीं वो ट्रोल मार्केट तो नहीं? इस पर हेलबॉय ने कहा, मेरे काबिल दोस्त, ट्रोल मार्केट जैसी कोई जगह पृथ्वी पर मौजूद ही नहीं है। तभी एब ने कहा, ऐसी जगह है। 19वीं शताब्दी में व्लादिमीर वान्या नामक काले जादू के एक इतिहासकार ने बताया था कि ट्रोल मार्केट को ब्रुकलिन ब्रिज के नीचे कहीं बसाया गया था। इस पर हेलबॉय ने कहा, हम ब्रुकलिन ब्रिज की छानबीन कर चुके हैं, लेकिन वहाँ भी कोई ट्रोल मार्केट नहीं है। ये सुनते ही क्राउस बोला, क्यों ना इस बार मेरे साथ चलकर ट्रोल मार्केट की खोज की जाए। ये कहकर क्राउस बाकी टीम के साथ ट्रोल मार्केट की तलाश में ब्रुकलिन ब्रिज की ओर रवाना हो गया। उस छुपे हुए ट्रोल मार्केट को ढूंढने के लिए क्राउस के पास खास तरह के शुफ्टाइन ग्लासेस थे। दरअसल इंसानों के बीच रहने वाले जादुई प्राणी अपने जादू से खुद को इंसानी भेष में छुपाए रखते थे, जिस वजह से उन्हें पहचान पाना मुश्किल होता था। लेकिन शुफ्टाइन ग्लासेस पहनकर उन जादुई प्राणियों को उनके असली रूप में देखा जा सकता था। आखिरकार शुफ्टाइन ग्लासेस पहने हेलबॉय, क्राउस और एब ने एक बूढ़ी औरत को ढूंढ निकाला जो इंसान के भेष में एक फ्रैगल वंप ट्रोल थी। हेलबॉय ने फौरन उस ट्रोल को पकड़ लिया। फ्रैगल वंप ट्रोल्स की एक कमजोरी थी कि वे कनेरी बर्ड से काफी ज्यादा डरते थे, क्योंकि कनेरी बर्ड्स उनकी आंखें नोच खाते थे। हेलबॉय ने उसे बर्ड से डराकर ट्रोल मार्केट का पता पूछा। इस पर वो ट्रोल उन्हें छुपे हुए ट्रोल मार्केट के दरवाजे तक ले आई। उस दरवाजे पर एक बड़ा कॉम्बिनेशन लॉक लगा हुआ था, जिसे उस ट्रोल ने खोलने से मना कर दिया। वो ट्रोल मरने को तैयार थी, पर वो अपने लोगों से गद्दारी नहीं कर सकती थी। इस पर हेलबॉय ने गुस्से में उसे घूंसा मारकर दूर फेंक दिया। उसके बाद क्राउस ने अपना कमाल दिखाया। वो अपने सूट से निकलकर सीधा लॉक के अंदर ही घुस गया और दरवाजे को खोल दिया, जिसके बाद वे तीनों ट्रोल मार्केट में दाखिल हो गए। हेलबॉय, एब और क्राउस उनसे ज्यादा अलग नहीं थे, इसलिए वे उन ट्रोल्स के बीच घुल मिल गए। क्राउस ने टूथ फेरी और उसके बक्से पर मिले उस शाही निशान से अपनी छानबीन शुरू की। उनके पास ही एक ट्रोल नाई अपने ग्राहक की दाढ़ी बना रहा था। क्राउस ने उन दोनों को टूथ फेरी और शाही निशान का फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछा, लेकिन उन दोनों ट्रोल्स ने उन्हें कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। ये देख हेलबॉय ने अपना तरीका आजमाया और उन्हें पीट पीट कर उनसे जानकारी उगलवा ली। उन्होंने हेलबॉय को बताया कि टूथ फेरी को स्मगल करने वाला प्रिंस नुआडा था, जिसने पूरी मानव जाति के खिलाफ युद्ध की शुरुआत कर दी थी। इसी बीच दूसरी ओर एब को नुआला वहाँ भटकती हुई दिखाई दी। नुआला के ब्रेसलेट पर भी वही शाही निशान देख एब उसके पीछे लग गया। नुआला छुपती छुपाती एक लाइब्रेरी के अंदर चली गई। उसने जब लाइब्रेरियन को अपना शाही निशान दिखाया तो लाइब्रेरियन ने अपनी खुफिया तिजोरी से एक सिलेंडर निकालकर नुआला को सौंप दिया और कहा, प्रिंसेस, आपके पिता ने ये सिलेंडर मेरे पास अमानत के तौर पर रखवाया था। इस सिलेंडर के अंदर ही गोल्डन आर्मी तक पहुंचने का नक्शा छुपा है। इन्हीं बातों के बीच एब नुआला को ढूंढता हुआ वहाँ आ गया। उसे देख नुआला ने समझा कि एब नुआडा का साथी है, इसलिए उसने अपना चाकू निकाल लिया। हालांकि नुआला के पास भी एब की तरह किसी चीज को छूकर उसका भूत और भविष्य जानने की शक्ति थी। उसने एब का हाथ छूकर पता लगा लिया कि एब भी उसी की तरह इंसानियत को बचाने निकला था। इस दौरान एब ने भी नुआला के भूतकाल की सारी बातें जान ली थी। लेकिन तभी नुआडा का दानव विंक नुआला को ढूंढते वहाँ आ धमका। उसे देख एब ने नुआला को सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहा और खुद उस दानव से भिड़ गया। हालांकि उस दानव से भिड़ना एब की बेवकूफी थी। उस दानव ने पीट पीट कर एब का बुरा हाल कर दिया। वो एब की जान लेने पर उतर आया था, पर वो दानव ये नहीं जानता था कि एब पर हाथ डालकर उसने हेलबॉय से पंगा ले लिया था। अगले ही पल उस दानव पर धड़ाधड़ गोलियां बरसी। वो गोलियां हेलबॉय के बंदूक से निकली थी, जो उस दानव के सामने खड़ा अपनी सिगार सुलगा रहा था। अगले ही पल उन दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत होने लगी। हेलबॉय उस दानव की बुरी तरह पिटाई करने लगा, पर तभी उस दानव ने अपने लोहे के मुक्के से हेलबॉय पर प्रहार किया। लेकिन हेलबॉय के फौलादी मुक्के ने उस दानव के लोहे के मुक्के को चकनाचूर कर दिया। इस हार से बौखलाए हुए उस दानव ने एक बार फिर हेलबॉय पर अपने मुक्के से वार किया, पर इस बार हेलबॉय सामने से हट गया और दानव का मुक्का एक चक्की में जा फंसा। देखते ही देखते वो दानव भी चक्की में खिंच गया और उसमें पिसकर उस दानव की बोटी बोटी अलग हो गई। उसके बाद एब ने हेलबॉय और क्राउस को भी नुआला की सारी कहानी बता दी। उसे सुनकर वे सभी नुआला को ब्यूरो ले जाने लगे। वे अभी ट्रोल मार्केट से बाहर निकले ही थे कि तभी नुआडा उनके पीछे आ खड़ा हुआ। नुआडा को विंक की मौत की खबर मिल चुकी थी। हेलबॉय से विंक की मौत का बदला लेने के लिए उसने अपनी जेब से अंडे जैसी एक चीज निकाली, जिसके अंदर एक हरा चमकदार बीज था। उसने वो बीज सड़क पर फेंक दिया। वो बीज उछलता कूदता हुआ सड़क के नीचे पानी से भरे नाले में जा गिरा। अगले ही पल बीज से उत्पन्न हुआ एक विशाल पेड़ रूपी जीव धरती का सीना चीरकर बाहर निकला और पूरे शहर में तबाही मचाने लगा। ये देख हेलबॉय ने अपनी शॉटगन निकाल ली और उस जीव का विनाश करने निकल पड़ा। इस अफरा तफरी के बीच उस जीव से बचकर भाग रही एक औरत का बच्चा उसकी गाड़ी में ही छूट गया। इससे पहले कि वो जीव गाड़ी को कुचलता, हेलबॉय ने समय रहते बच्चे को गाड़ी से बाहर निकाल लिया। अब वो जीव मौत बनकर हेलबॉय के पीछे पड़ चुका था। हेलबॉय अपने साथ साथ उस बच्चे को भी बचाता हुआ एक होटल के ऊंचे साइन बोर्ड पर चढ़ गया। वो जीव लगातार हेलबॉय पर हमला करता ही जा रहा था। वहीं हेलबॉय उस बच्चे को कभी अपनी पूंछ से लटकाकर तो कभी हवा में उछालकर उसकी और अपनी रक्षा कर रहा था। तभी हेलबॉय ने उस जीव के सिर पर गोलियां दाग दी, जिससे वो जीव कुछ पल के लिए कमजोर पड़ गया। हेलबॉय उसे एक और गोली मारकर उसका अंत करने ही वाला था कि तभी एकाएक नुआडा होटल की छत पर प्रकट हो गया। उसने हेलबॉय से कहा, हेलबॉय, ये जीव पृथ्वी पर इस प्रजाति का बचा आखिरी जीव है। अगर तुमने इसे मार दिया तो ये प्रजाति पृथ्वी से विलुप्त हो जाएगी।
क्या तुम इंसानों को बचाने के लिए इस अद्भुत जीव को मार दोगे? ये कहकर नुआडा वहाँ से गायब हो गया। उसकी बातों से हेलबॉय कश्मकश में पड़ चुका था, पर आखिरकार उसने इंसानों का साथ दिया और उस जीव के सिर में गोली मारकर उसका अंत कर दिया। वो जीव मरते ही एक जीवनदायी पेड़ में बदल गया। उसके शरीर से खून की तरह बहता हुआ हरा तरल पदार्थ निकला, जिसके सड़क पर गिरने से वहाँ पर हरे भरे खूबसूरत फूल और पौधे उगाए। इस तरह सब शांत हो जाने के बाद हेलबॉय ने उस बच्चे को सही सलामत उसकी माँ को सौंप दिया। लेकिन उस बच्चे की माँ हेलबॉय को ही शैतान समझकर अपने बच्चे को उससे दूर ले जाने लगी। इतने में ही पुलिस वालों ने भी हेलबॉय पर ही अपनी बंदूक तान दी। हेलबॉय जो इतने सालों से छुपकर इंसानों की रक्षा करते आया था, आज जब वो दुनिया के सामने आया था तो उसकी अच्छाई किसी को भी दिखाई नहीं दी। बजाय इसके इंसान सिर्फ उसकी शक्ल देख शैतान कहकर उसे पत्थर मारने लगे। ये देख लिज गुस्से से आग बबूला हो उठी। उसे देख डरकर पुलिस ने उनका रास्ता छोड़ दिया। इस तरह वे सभी ब्यूरो वापस लौट आए। इंसानों की हरकत से हेलबॉय के दिल में उनके लिए नफरत पैदा होने लगी थी, लेकिन लिज ने उसे समझाया, हेलबॉय, जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हें अच्छा समझे। तुम्हें औरों की नहीं बल्कि खुद की नजरों में अच्छा होना चाहिए। वहीं ब्यूरो में दूसरी ओर नुआला एब की एक किताब से कविता पढ़ रही थी। तभी एब नुआला के पास आया। उसे देख नुआला ने व्याकुलता भरी आवाज में कहा, मेरा भाई मुझे कहीं से भी ढूंढ सकता है, क्योंकि हम जुड़वा हैं। हमारी भावनाएं, दुख और दर्द एक दूसरे से इस कदर जुड़ी हैं कि अगर नुआडा को चोट लगेगी तो उसका असर मुझे भी होगा। वो मुझे महसूस करता हुआ कभी भी यहाँ पहुँच सकता है। ये जानने के बाद वे दोनों सिलेंडर में रखे नक्शे की जांच करने लगे, लेकिन वो नक्शा कोरा था। ये देख उन्हें हैरानी तो हुई, लेकिन उन दोनों ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त उनके दिल में एक दूसरे के लिए प्यार की कलियां खिल रही थी। कुछ देर बाद एब हेलबॉय के साथ शराब के नशे में डूबा हुआ अपने नए प्यार का जश्न मना रहा था। वे दोनों इस खतरे से बेखबर थे कि नुआडा ब्यूरो में घुस चुका था। हालांकि नुआला को पहले ही उसकी भनक लग चुकी थी, इसलिए उसने अपना ताज का टुकड़ा एब के कविता की किताब में छुपा दिया और गोल्डन आर्मी तक पहुंचने वाले नक्शे को सिलेंडर के साथ ही आग में झोंक दिया। तभी अचानक नुआडा वहां प्रकट हो गया। नुआडा ने आग में सुलगकर लाल हो चुके उस सिलेंडर को अपने हाथों से उठाकर टेबल पर उसे लुढ़काया, जिससे सिलेंडर के ऊपर उभरा एक नक्शा टेबल पर छप गया। असल में गोल्डन आर्मी तक पहुंचने का असली नक्शा सिलेंडर के अंदर रखे कागज में नहीं था, बल्कि उस सिलेंडर पर ही था। नुआडा को अब गोल्डन आर्मी की लोकेशन तो मालूम हो चुकी थी, लेकिन उन्हें जगाने के लिए उसे ताज का तीसरा टुकड़ा चाहिए था। उसने नुआला के मन को पढ़कर पता लगा लिया था कि ताज का टुकड़ा किसी किताब में था, लेकिन वो उस किताब को ढूंढ पाता उससे पहले ही नुआला ने इमरजेंसी अलार्म का बटन दबा दिया, जिससे हेलबॉय और एब अपनी पूरी टीम के साथ वहां आ पहुंचे। हेलबॉय नुआडा को पकड़ने आगे बढ़ा ही था कि तभी एब ने उसे आगाह किया कि अगर उसने नुआडा को चोट पहुंचाई तो नुआला भी घायल हो जाएगी। एब की इस बात ने हेलबॉय के हाथों में जैसे बेड़ियां कस दी। हेलबॉय नुआडा को मार नहीं सकता था, वो बस नुआडा के हमले से किसी तरह बचता जा रहा था, पर बदकिस्मती से वो ज्यादा देर तक अपनी रक्षा नहीं कर पाया। मौका मिलते ही नुआडा ने हेलबॉय के सीने में अपना भाला घुसाकर उसकी नोक हेलबॉय के सीने में ही तोड़ दी, जिससे हेलबॉय धाराशाही हो गया। नुआडा समझ चुका था कि एब नुआला से प्यार करता था, इसलिए उसने एब से कहा, अगर तुम हेलबॉय को बचाना चाहते हो और नुआला को वापस पाना चाहते हो तो तुम्हें ताज का टुकड़ा ढूंढकर उसे मेरे पास लाना होगा। ये कहकर नुआडा नुआला को लेकर वहाँ से गायब हो गया। धीरे धीरे हेलबॉय की हालत और भी ज्यादा गंभीर होती जा रही थी। एब हेलबॉय की छाती में घुसे उस भाले के टुकड़े को निकालने के लिए जब भी उसे छूता था तो वो टुकड़ा अपने आप ही हेलबॉय के दिल के और ज्यादा करीब धंसता जाता था। लिज और एब समझ चुके थे कि अब हेलबॉय को सिर्फ नुआडा ही बचा सकता था, इसलिए लिज ने हेलबॉय को नुआडा के पास ले जाने का ठान लिया। इस दौरान एब ने भी अपने सेंसेस की मदद से उसके कविता की किताब में छुपा ताज का टुकड़ा ढूंढ निकाला। दूसरी ओर क्राउस ने सिलेंडर से मिले नक्शे के जरिए ये पता लगा लिया था कि गोल्डन आर्मी को नॉर्दर्न आइलैंड के काउंट्री एंट्रम नामक द्वीप पर कहीं छुपाया गया था। इस पर लिज को अंदाजा हो गया था कि नुआडा भी उन्हें उसी द्वीप पर मिलेगा। उसने टॉम और क्राउस से कहा, इससे पहले कि हेलबॉय की जान जाए हमें जल्द से जल्द वो ताज का टुकड़ा ढूंढकर उसे नुआडा को सौंपना होगा ताकि वो हेलबॉय को ठीक कर दे। हालांकि टॉम इस बात पर राजी नहीं था। उसने कहा, अगर हमें ताज का टुकड़ा मिला भी तो हम सिर्फ हेलबॉय को बचाने के लिए पूरी मानव जाति को खतरे में नहीं डाल सकते। ये सुनकर लिज मायूस हो गई और वहाँ से बाहर चली गई। इस दौरान एब ने भी टॉम की सारी बातें सुन ली थी। उसने उसे ताज का टुकड़ा नहीं दिया क्योंकि उसे हेलबॉय की चिंता तो थी ही, साथ ही उसे अपने प्यार नुआला को भी बचाना था। एब लिज के पास आया। उन दोनों ने मिलकर ठान लिया कि वे हेलबॉय को बचाने के लिए उसे नुआडा के पास ले जाएंगे। वे दोनों चोरी छुपे घायल हेलबॉय को लेकर प्लेन की तरफ जाने लगे। रास्ते में उन्हें क्राउस भी मिल गया, जो उनकी मदद करने के लिए उनके मिशन में शामिल हो गया। उसके बाद वे चारों प्लेन से एंट्रम द्वीप पर जा पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें केवल बड़ी चट्टानें ही दिखाई दी। नुआडा और गोल्डन आर्मी का तो वहां नामो निशान तक नहीं था। वे सभी उलझन में पड़ चुके थे। तभी कहीं से एक गॉब्लिन उनके पास आया। गॉब्लिन ने उनसे उनके यहाँ आने का कारण पूछा। इस पर लिज ने कहा, हम प्रिंस नुआडा की तलाश कर रहे हैं, क्या तुम बता सकते हो वो कहाँ मिलेगा? ये सुनकर गॉब्लिन ने कहा, मैं प्रिंस नुआडा को जानता हूँ, लेकिन उसका पता बताने के बदले मुझे तुम्हारे दोस्त के सीने में धंसा वो चमकीले भाले का टुकड़ा चाहिए। इस पर लिज ने कहा, अगर हमने हेलबॉय के सीने से भाले का टुकड़ा निकाला तो वो मर जाएगा। ये सुनकर गॉब्लिन ने एक पल सोचा और कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हें किसी के पास ले चलता हूँ जो तुम्हारे दोस्त को मारे बिना ये टुकड़ा निकाल सकता है। ये कहकर गॉब्लिन ने जैसे ही अपनी सीटी बजाई, तभी देखते ही देखते वहाँ मौजूद चट्टानों ने उठकर एक दानवी मूर्ति का आकार ले लिया और उसके पेट पर एक गुफा का दरवाजा खुल गया। उसे देख सारे लोग भौचक्के रह गए। फिर गॉब्लिन उन सभी को लेकर उस गुफा के अंदर चला गया। असल में वो कोई साधारण गुफा नहीं थी, बल्कि उस गुफा के अंदर एक बड़ा शहर बसा था जो अब तबाह हो चुका था। गॉब्लिन ने उन्हें बताया
ये हमारा बैथमोरा शहर है, जो कभी एल्फ राजा बेलोर का एक संपन्न साम्राज्य हुआ करता था। यहाँ सारे जादुई प्राणी मिलजुल कर रहते थे, लेकिन जब से गोल्डन आर्मी को यहाँ रखा गया, तब से इस जगह पर जैसे कोई श्राप लग गया। हमारे लोगों पर मौत और खामोशी की महामारी छा गई और हम दुनिया से पिछड़ गए। ये बताते हुए गॉब्लिन उन्हें एक छोटी गुफा तक ले आया। वो एब और क्राउस को बाहर ही रुकने के लिए कहकर लिज और हेलबॉय के साथ गुफा के अंदर आ गया। उस गुफा में पहुंचकर उनकी मुलाकात एक अजीब प्राणी से हुई, जिसकी आंखें उसके चेहरे के बजाय उसके पंखों पर थी, वो भी ढेर सारी। उसे मौत का फरिश्ता कहा जाता था। उसके पास आते ही हेलबॉय एकाएक बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी उस प्राणी ने हेलबॉय को उसके असली नाम से पुकारा, अनुंग उनरामा। आश्चर्यजनक रूप से वो प्राणी लिज और हेलबॉय के बारे में सब जानता था और साथ ही उसे उनके वहाँ आने का कारण भी पता था। लिज उस प्राणी से हेलबॉय को बचाने की विनती करने लगी। इस पर उस प्राणी ने कहा, हेलबॉय का जन्म दुनिया का विनाश करने के लिए हुआ है। वो आज नहीं तो कल अपना मकसद जरूर